साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने सिक्योर्ड लोन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक होम लोन से जुड़े सेटलमेंट के बारे में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी के अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं सिक्योर्ड लोन में व्हीकल लोन के संदर्भ में। व्हीकल लोन, जी हां, यदि आपका कार, आपका स्कूटर, आपका कोई भी वाहन यदि लोन पर चल रहा है, उसके साथ में आप इस टॉपिक को भी जोड़ सकते हो कि यदि आपका कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी चल रहा हो, चाहे वह लोन फ्रिज, एसी, कूलर, फर्नीचर, इस पर भी हो। तो साथियों, आज विशेष रूप से हमारी जो चर्चा है वह वाहन लोन से संबंधित, व्हीकल लोन से संबंधित है। और व्हीकल लोन के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कई बार ऐसा होता है कि आप कोई व्हीकल लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, उसकी एक ईएमआई बाउंस होती है ना, रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ धमकता है और आपकी गाड़ी को जब्त करने की कोशिश करता है। हमें अधिकार ही नहीं मालूम, हमें हमारे क्या अधिकार है, क्या कानून में हमारे लिए जगह है, वो हमें पता ही नहीं। और यही कारण है कि कई व्हीकल धारियों, कई वाहनधारियों के साथ आज की तारीख में न उनके पास गाड़ी रही, यानी कि धन भी गया और धर्म भी गया। कहने का मतलब आज कई वाहनधारी ऐसे भी है जिनकी गाड़ियां रेपो टीम द्वारा जब्त कर दी गई, गाड़ियां नीलाम कर दी गई, गाड़ियां आज की तारीख में किसी और व्यक्ति के नाम पर है, लेकिन उन व्यक्तियों पर आज भी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, सेक्शन 25 138 की कार्रवाई चल रही है, वसूली की कार्रवाई चल रही है। इसीलिए यह वीडियो विशेष रूप से वाहन लोन से संबंधित है। पूरा सुनिएगा, एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, व्हीकल लोन डिफॉल्ट जब भी बात आती है वाहन लोन के मैटर में, तो सबसे पहली बात आती है कि ये सिक्योर्ड लोन है। तो क्या इस सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट संभव है? किसी कारण, किन्हीं परिस्थितियों के तहत यदि हम लोन नहीं भर पाए तो क्या होगा? आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए हम ये भी बात करेंगे कि कंज्यूमर लोन भी इसमें शामिल है। और यहां पर फोन पर बहस करने से, किसी रिकवरी एजेंट से फोन पर बहस करने से पहले ये वीडियो समझ लेना आपके लिए जरूरी है। साथियों, वाहन लोन, चाहे आपका टू व्हीलर हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो या कोई कमर्शियल व्हीकल हो, इनके मैटर में जब आपने कोई लोन लिया, उन लोन की जनरली 60 महीने की किस्त हो सकती है, 72 महीने की किस्त हो सकती है, 84 महीने की किस्त हो सकती है, और छोटे वाहन पे 24 महीने या 36 महीने की भी ईएमआई हो सकती है। जब आप किसी वाहन को खरीदते हो तो उस वाहन में आपका मार्जिन मनी होता है, यानी कि छोटा मोटा पेमेंट आपका जमा होता है और बाकी फाइनेंस कंपनी करती है और उस वाहन पे लगता है एचपीएन। एचपीएन का मतलब होता है हाइपोथिकेशन। इसको हम हायर परचेज एग्रीमेंट कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति से खरीदे गए वाहन हाइपोथिकेटेड होते हैं, यानी कि जब तक आपको उस लोन की एनओसी नहीं मिल जाती है, कानूनी रूप से आप उस वाहन को बेचने के अधिकारी नहीं है। यानी कि जो लोन आपको मिला है वह उस वाहन के बदले मिला है। अब वो लोन कार पे हो, जीप पे हो, ट्रक पे हो, बस पे हो, स्कूटी पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, बात अलग है। और यहां पर उस वाहन का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि उस गाड़ी की जो आईडीवी होती है, यानी कि कभी यदि कोई वाहन चोरी हो गया, वाहन के साथ कोई घटना हो गई, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम होता है उस मैटर में, और फाइनेंस कंपनी को इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा मिल जाता है। तो वाहन के मैटर में एक चीज जरूर ध्यान रखें,
कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, जीरो डेप्ट इंश्योरेंस हो ना हो, भारत के अंदर हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा देखी जाती है कि जो लोग भी वाहन लोन, व्हीकल लोन लेते हैं, वह कभी भी अपने व्हीकल लोन का सैंक्शन लेटर कंपनी से लेते ही नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती है, जो गलती आपको कभी नहीं करनी है। वाहन के दस्तावेज आपको हमेशा लेने हैं और अपने पास उनकी कॉपी सुरक्षित रखनी है। वाहन लोन से संबंधित एग्रीमेंट हो गया, उसके साथ जो गाड़ी की आरसी हो गई, इंश्योरेंस की कॉपी हो गई, लोन का रीशेड्यूल हो गया, इन डॉक्यूमेंट को आपके पास होना बहुत ही जरूरी होता है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम अपने गाड़ी की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार कानून का उल्लंघन करते हुए गाड़ी उठा ली जाती है, यानी कि गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। आप रोड से जा रहे हो, बीच रोड आपको रोक लिया और आपको अपने अधिकार पता ही नहीं है। रात को स्कॉर्पियो में 4-5 गुंडे आ गए, बदमाश आ गए और उन्होंने आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद यार्ड में गाड़ी खड़ी कर देते, बिना सूचना दिए गाड़ी बेच तक दी जाती है। ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इन चीजों को जानते हो। जबकि उस वाहन के अंदर यदि वो वाहन 1 लाख का है तो कम से कम 10,000 रुपए मिनिमम मार्जिन मनी आपका जमा होता है। इसके अलावा जितनी भी ईएमआई आपकी जमा होती है, वह सारी ईएमआई यानी कि आपका भी पैसा लगा होता है, उसके बावजूद गाड़ी जब्त कर लेते हैं और आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है। और जब ये गाड़ी बेचते हैं तो कई बार कंपनियां आपको सूचना भी नहीं देती है। लोन डिफॉल्ट के मैटर में एक बात ध्यान रख लीजिए, जब भी आपको लगता है कि मेरा कोई व्हीकल लोन डिफॉल्ट होने वाला है, तो मान के चलिए कि सैंक्शन लेटर, रीशेड्यूल लेटर, एग्रीमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। वैसे तो केवल एक ईएमआई बाउंस होने पर ही धमकाने वाले कॉल शुरू हो जाते हैं, गाड़ी जब्त करने वाले आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि लोन का एनपीए जो होता है ना, वो होता है 90 डेज के बाद। लगातार 3 महीने की ईएमआई यदि आप नहीं भरते हैं तो लोन एनपीए होता है। ये सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, कोई भी लोन हो, उसमें ये परिस्थिति रहती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने स्कॉर्पियो खरीद ली और मैंने 5 लाख रुपया मार्जिन मनी जमा करा दिया, 20 लाख का मैंने लोन करा दिया, 4 महीने मैंने गाड़ी चलाई, अब मैं भर नहीं पा रहा हूं, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मैं एक काम करता हूं कि 2 महीने डिफॉल्ट हो गया तो मैं गाड़ी को सरेंडर कर देता हूं। कई लोग गाड़ियों को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि गाड़ी के सरेंडर करने के बाद भी आपके ऊपर राशि बकाया निकलेगी और उसके वसूली की कार्रवाई कंपनी द्वारा आज नहीं तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद जरूर की जाती है। इसीलिए किसी भी वाहन को किस्त न भरने की स्थिति में सरेंडर कर देना विकल्प नहीं है, कंपनी को जमा करा देना विकल्प नहीं है। यदि आप कंपनी को जमा कराते हो तो उसी समय कंपनी से आप सेटलमेंट की बात कीजिए। गाड़ी की क्या कीमत कटेगी, कितनी राशि बाकी रहेगी, क्या गाड़ी को पूरे ऋण राशि में समायोजित किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये ऑन पेपर आपको लेना जरूरी है। साथियों, यदि आप गाड़ी को सरेंडर करते हैं तो ये ध्यान रखना, जब्ती के बाद ये बिना सूचना दिए गाड़ी को नीलाम भी कर देते हैं और शेष राशि आपके ऊपर बाकी रहती है। उस शेष राशि के वसूली की कार्रवाई भी इनके द्वारा की जाती है। इसीलिए भोलेपन में, बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की राय के कभी भी आप अपनी गाड़ी कहीं पर भी जमा न कराएं। साथियों, यदि आपको लगता है कि आप व्हीकल लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं और उसके साथ मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्रायर नोटिस सेल्फ भेजिए। किसी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रायर नोटिस भेजने के लिए। बस ये ध्यान रखना, अनसिक्योर्ड लोन के बनिस्पत जब आप व्हीकल लोन या होम लोन के लिए कोई प्रायर नोटिस देते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज कुछ अलग होती है। यदि आप प्रायर नोटिस दे देते हैं तो प्रायर नोटिस देने के बाद जब कोई रिकवरी एजेंट आपको धमकाए, उस समय आपके पास एक रिकवरी फार्मूला होता है जिसमें व्हाट्सएप रिकवरी एजेंट नोटिस,
इंटीमेशन लेटर शामिल रहता है जिसमें क्लियर लिखा होता है कि तुम गाड़ी को जब्त कब तक नहीं कर सकते, यानी कि इस गाड़ी को तुम कब तक जब्त नहीं कर सकते, उसमें पूरी कानूनी बातें लिखी हुई होती है। साथियों, लोन के डिफॉल्ट होने पर गाड़ी आपकी जब्त की जाए नहीं की जाए, लेकिन सेक्शन 25 का केस, 138 एनआई एक्ट का केस, 316 318 का केस आप पर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो कार्रवाई की जाती है वह की जाती है आर्बिट्रेशन की। यानी कि एक बात मान के चलना, जिस तरह होम लोन में सरफेसी का आतंक है, उसी तरह व्हीकल लोन में 90% जो है वह आर्बिट्रेशन का डर बना रहता है। तो इस मैटर में खुद को अवेयर करना जरूरी है। यानी कि जिस साथी ने लोन डिफॉल्ट होने पर या होने से पहले प्रायर नोटिस दिया है, उसने एक तरफ से आर्बिट्रेशन में अपनी कैरियर खड़ी कर दी है। साथियों, ये भी ध्यान रखिए कि रिकवरी एजेंट अपने लाभ के लिए आपको कुछ भी गलत मिथ्या प्रवंचना करके आपकी गाड़ी को जब्त करते हैं। रेपो टीम सेक्शन 17 के माध्यम से, अब ये सेक्शन 17 क्या है? जब किसी कंपनी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, आर्बिट्रेटर ने आपको नोटिस दिया, आपने नोटिस पे ऑब्जेक्शन दिया, इसके बावजूद कंपनी के आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो सेक्शन 17 का इंटरिम अवार्ड पास कर देते हैं। सेक्शन 17 के इंटरिम अवार्ड में कुछ आर्बिट्रेटर तो ऐसे हैं कि सीधे एसएचओ को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एसएचओ को इंस्ट्रक्शन किया जाता है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि गाड़ी जब्त करने में, गाड़ी का पोजीशन दिलाने में अपनी भूमिका निभाए और पुलिस बल उपलब्ध कराए। आप देखिएगा कई आर्बिट्रेशन के मैटर में आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा। और सेक्शन 17 का ऑर्डर तो रिकवरी एजेंट को ऐसा लगता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत मिला वही अमृत समझ लेते हैं। कौन? रिकवरी एजेंट। किसको? आर्बिट्रेटर के सेक्शन 17 के ऑर्डर को। लेकिन जब कोई आर्बिट्रेटर आपत्ति दिए जाने के बावजूद एक्स पार्टी अवार्ड करता है, सेक्शन 17 का अवार्ड पास करा देता है, या ये कह दो कि पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया फिर भी सेक्शन 17 का अवार्ड पास कर दिया, तो सेक्शन 17 के अवार्ड पर कभी भी गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 17 का अवार्ड इंटरिम अवार्ड है और गाड़ी उठाने के लिए इनको सेक्शन 9 का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे घटना याद आ रही है, एक बार दिल्ली की घटना है, आपने मेरी वो रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी। एक बार सेक्शन 17 का अवार्ड पास करके एक कंपनी की लीगल टीम, उनके मैनेजर पुलिस बल के साथ लोन डिफॉल्टर के घर पहुंच गए और सामान जब्त करने लगे, सामान की लिस्ट बनाने लगे, ऑटो भी मंगवा लिया था। उस वक्त उन लोन डिफॉल्टर साथियों द्वारा हमें फोन किया गया और हमने खड़े खड़े उनकी लीगल टीम से बात की और पुलिस से भी बात की। पुलिस से मैंने एक ही बात की कि आप जिस आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 के अवार्ड पे आए हो, आप उसे कोर्ट का ऑर्डर समझने की गलती कर रहे हो। जब तक आपके पास सिविल न्यायालय या कमर्शियल कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है, आप इस घर पे आ ही नहीं सकते थे, और अभी आप आ रहे हो तो कुल मिलाकर आप अपनी नौकरी पे दांव लगा रहे हो। मैं आपको भली राय दे रहा हूं कि आप यहां से निकल जाइए। वो तो निकले ही निकले, साथ में सेक्शन 17 के इंटरिम अवार्ड को लेने आने वाली लीगल टीम भी चलती बनी। आपने वो रिकॉर्डिंग हमारे पेज पर सुनी होगी। तो साथियों, ध्यान रखिए कि अगर लोन डिफॉल्ट के मैटर में सेक्शन 17 का ऑर्डर पास हो गया है तो कई बार ये लीगल टीम, रिकवरी एजेंट अनुचित लाभ देकर या फिर किसी पुलिसकर्मी की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए सेक्शन 17 का ऑर्डर उनको दिखाते हैं और पुलिस देखती है, अरे बाप रे, अंग्रेजी में लिखा है आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर ऑर्डर, गाड़ी, पोजीशन, अच्छा हमको काम करना है, वर्दी पहन के रवाना। उनको पता ही नहीं है एक्चुअली पुलिस जो है ना, पुलिस को नॉलेज किस चीज का होता है? आईपीसी का, सीआरपीसी का।
हाल की बात करें तो बीएनएस और बीएनएसएस, और इससे ऊपर चले जाओ तो फिर एविडेंस एक्ट। यानी कि पुलिस के लिए महत्वपूर्ण ये 3 सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट पे पुलिस काम करती है, यानी कि दंड विधान, दंड संहिता और साक्ष्य विधि। क्योंकि ये 3 ही चीज होती है जिन पे पुलिस को काम करना होता है। आर्बिट्रेशन के एक्ट के मामले में पुलिस को इन चीजों की जानकारी होती नहीं है। मैं तो एक बात कहूंगा कि आज जो हमारे साथी वीडियो देखते हैं ना, जितने भी साथी हमारा हर वीडियो देखते हैं, आज की तारीख में किसी पुलिस अधिकारी, किसी कंपनी की लीगल टीम, यहां तक कि कई एडवोकेट से ज्यादा लोन डिफॉल्ट के मैटर में सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल कंप्लेंट के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। हमारे कई साथियों ने खुद ने कोर्ट में अपीयरेंस देकर अपने केसों को लीड किया है। खैर ये बात अलग है कि लोकल एडवोकेट का उन्होंने सपोर्ट लिया। साथियों ये ध्यान रखना है कि कोई पुलिस जवान भी आ जाए या कोई लीगल टीम भी आ जाए, जब आपके घर पे सेक्शन 17 का अवार्ड लेके आ रहे हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है और खुला कहना है कि मेरे जिले के जिला न्यायालय का आदेश दिखाइए जहां पुलिस को भी ऑर्डर दिया गया है और आपको भी ऑर्डर दिया गया है कि आप मेरी गाड़ी उठा सकते हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर बैंक है, एनबीएफसी है, बड़ी बड़ी इनकी लीगल टीम है, तो हो सकता है इन्होंने कोई ऑर्डर ले लिया हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सुने बिना ऑर्डर नहीं किया जाएगा, यानी कोर्ट आपको भी समन करेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि अक्सर टोल नाकों के पास ये गाड़ियां जब्त होती है। न जाने कौन सी सेटिंग है इन रिकवरी एजेंट की कि जब भी किसी लोन डिफॉल्टर साथी की गाड़ी जिन्होंने ईएमआई पे नहीं की है, वह जैसे ही टोल नाके से गुजरती है 500 मीटर या 1000 मीटर के रेडियस में उस व्यक्ति की गाड़ी रोक दी जाती है। इसीलिए किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट है और आप टोल नाके से गुजर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी गाड़ी रोकी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी रोके तो आप रोकने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो। ड्राइविंग सीट से आपको उतरना ही नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि कोर्ट का भी ऑर्डर होना तो वहां पर केवल और केवल रिसीवर आपकी गाड़ी ले सकता है और साथ में पुलिस बल होगा। और ऐसी स्थिति में ये लोग आपको टोल नाके में थोड़ी रोकेंगे। अगर इनके पास ऑर्डर है तो अधिकार से आपके घर आएंगे। इसीलिए रोड पे रुकने वाली गाड़ियों को भी रोका जाता है तो कुल मिलाकर वो गुंडागर्दी है। वो गुंडे और मवाली होते हैं जो रोड पर गाड़ी रोकते हैं, जो खुद को रेपो टीम का हिस्सा कहते हैं, खुद को रिसीवर कहते हैं। और कोई व्यक्ति यदि रिसीवर कहता है अपने आप को, कोई यदि रेपो टीम कहता है, कोई कहता है कि रिकवरी एजेंट हो, तो उसका आईडी, उसका एम्प्लॉय आईडी कार्ड देखना आपका हक और अधिकार है। और कौन से कोर्ट का ऑर्डर है वो भी आपको देखने का अधिकार है, उसकी कॉपी लेने का आपको अधिकार है और इन्वेंट्री लिस्ट बनाने का आपको अधिकार है। वैसे तो मैं बात बता दूं, ऐसी स्थिति में यदि आपके विरुद्ध कोई ऐसी घटना हो जाए, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे 112 पे फोन लगाओ। 112 यानी कि पुलिस का नंबर। वैसे एक बात हमने देखी है कि ये रिकवरी एजेंट जहां भी खड़े होते हैं ना, वहां पर आप पुलिस को बुलाओगे भी ना तो पुलिस का जो सहयोग रहेगा वह हमेशा रिकवरी एजेंटों की तरफ होता है, रेपो टीम की तरफ होता है। अब क्यों रहता है इसके लिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकार पता है, उनको ये चीज मालूम है कि सेक्शन 17 पे गाड़ी नहीं उठाई जा सकती है, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, वह व्यक्ति वह पुलिस की रिकॉर्डिंग करके भी उनको भी लपेटे में ले सकता है। याद रखिए, जब भी कोई रिकवरी एजेंट, कोई रेपो टीम यदि आपको फोन करके परेशान करे तो अपने हक और अधिकारों को जानना चाहिए। और ये वीडियो प्रत्येक ट्रांसपोर्ट ग्रुप के अंदर वायरल होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो एक संपूर्ण ज्ञान है व्हीकल लोन डिफॉल्ट के मैटर में। हम ये नहीं कहते हैं कि व्हीकल लोन है आप डिफॉल्ट कर दीजिए। अरे भाई, व्हीकल लोन डिफॉल्ट हो गया, जो करना है कोर्ट के ऑर्डर से करोगे, आर्बिट्रेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाओगे क्या, ये कहना है हमारा। एक बार यदि आपकी गाड़ी यार्ड में चली गई, यानी इन्होंने आपकी गाड़ी जब्त कर ली और आप सोच रहे हो कि मेरी एक ईएमआई बाकी है,
2 ईएमआई बाकी है, 3 ईएमआई बाकी है और मैं ये जमा करा के इनसे गाड़ी ले लूंगा, ये केवल और केवल आपकी गलतफहमी है। इनका मकसद इतना है कि गाड़ी यदि यार्ड में चली गई तो आपको संपूर्ण बकाया राशि जमा करानी पड़ेगी, इसीलिए गाड़ी यार्ड में पहुंच गई, आपका कुछ चलने वाला नहीं है। अगर आपकी गाड़ी कोई गुंडे मवाली कर जब्त करके, अगर गुंडागर्दी करके ले भी जाते हैं तो याद रखिए गाड़ी के अंदर कई बार कीमती सामान होता है और डकैतों की स्थिति में आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा सकते हो और आपकी गाड़ी में जो चीजें हैं उनका उल्लेख भी आप कर सकते हो। एक बात ये ध्यान रख लीजिए कि जब आपकी गाड़ी इन्होंने जब्त कर ली, इनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, तो ये आपकी गाड़ी को बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। गाड़ी जब्त हो गई, आप रिपोर्ट दर्ज करा दो पुलिस थाने में। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आपको आरटीओ को एक लेटर लिख देना है और खुले रूप से कहना है कि मेरी गाड़ी थी, हायर परचेज एग्रीमेंट पे खरीदी थी, इस कंपनी से खरीदी थी, मैंने इतनी किस्तें भरी है, इतना मार्जिन अमाउंट है, मैंने किसी सेल लेटर पे सिग्नेचर नहीं किया और बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के इनके द्वारा गाड़ी जब्त कर दी गई है, मेरी बड़ी पूंजी लगी हुई है और गाड़ी से हमारी व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी है, इनके द्वारा गाड़ी फर्जी हस्ताक्षर कर आरसी की ओनरशिप ट्रांसफर कराई जा सकती है, तो आरसी की ओनरशिप को ट्रांसफर होने से रोके, मेरी अनुमति के बिना इस गाड़ी को ट्रांसफर नहीं किया जाए। गाड़ी के टायर पड़े पड़े खच जाएंगे लेकिन गाड़ी बिकेगी नहीं। और हाथों हाथ इस मैटर में रेपो टीम के विरुद्ध कंपनी, एनबीएफसी या बैंक के मैटर में एफआईआर तो दर्ज कराइए, साथ ही साथ इस मैटर में कंपनी या बैंक की मेल आईडी पर एक कंप्लेंट फाइल कीजिए और फिर वही बात 30 दिन बाद आरबीआई लोकपाल में कंप्लेंट फाइल कीजिए। ध्यान रखिए सेक्शन 9 का ऑर्डर हो भी ना, सेक्शन 9 कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास सेक्शन 9 का ऑर्डर भी होता है लेकिन रिसीवर इनके पास नहीं होता है। रिसीवर बैठा है जयपुर में और गाड़ी जब्त कर रहे हैं उदयपुर में, रिसीवर को आने में पूरे 24 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बिना रिसीवर के भी आप गाड़ी सुपुर्द नहीं करेंगे, भले सेक्शन 9 का ऑर्डर है, क्योंकि जो रिसीवर है उसका ही सिग्नेचर चाहिए, उसका आधार कार्ड, उसका आईडी देखने का आपका अधिकार है। ये चीज आप याद रख लीजिए। कई अगर ये सारी प्रक्रियाओं का आप नॉलेज रखते हो और मान लीजिए कि आप गाड़ी को जब्त नहीं करने देते हो, तो ऐसी स्थिति में इन लोन का भी सेटलमेंट होता है और वह 20 से लेकर 40% के दरमियान हो जाता है। 25 से 40 मान लीजिए, 25 से 40% के अंदर लोन का सेटलमेंट हो जाता है, बशर्ते आपकी गाड़ी यार्ड में नहीं चली गई हो। यह ध्यान रखिए। सेटलमेंट कितने समय में होगा? 6 महीने के अंदर तो निपट ही जाता है। दूसरी बात, एक चीज ये ध्यान रखिए, जब आपका लोन डिफॉल्ट है, ऐसी स्थिति में आप उस गाड़ी को अपने साले को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को बड़ा दिल करके आप उसको चलाने के लिए मत दो, क्योंकि आपकी गाड़ी आप संभाल सकते हो, कानूनी अधिकार आपको पता है, उनको पता नहीं है, उनसे जब्त कर लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कई लोग इन गाड़ियों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। कैसे बेच देते हैं? स्टाम्प पे बेच देते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा भरा है, 1 लाख भरा है, तू मुझे 20,000 रुपए दे दे, बाकी की किस्तें तू भरना। तो ये गाड़ी को सेल करना भी इलीगल है। जब तक आपकी गाड़ी के ऊपर का जो हाइपोथिकेशन है वो आप रिमूव नहीं करा देते, आप उस गाड़ी को सेल नहीं कर सकते हो। और यदि आप सेटलमेंट अमाउंट जमा करा देते हो तब आपको कंपनी एनओसी और आरटीओ से संबंधित एप्लीकेशन देती है, वहां पर आप गाड़ी का जो गाड़ी पे हाइपोथिकेशन लगा है उसको आप हटवा सकते हो। वाहन का निरीक्षण, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कुछ रिकवरी एजेंट एक लेटर लेके आ जाते हैं कि आपके वाहन का हमको भौतिक निरीक्षण करना है। भौतिक निरीक्षण करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट के ऑर्डर पर भौतिक निरीक्षण होगा। रिकवरी एजेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वह आपके वाहन का भौतिक निरीक्षण करे। जब्ती की प्रक्रिया पूरी गैर कानूनी होती है, बिना कोर्ट ऑर्डर के ये आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते। गाड़ी को जब्त करने के लिए इनको प्रॉपर वे में कानूनी कार्रवाई को अंजाम देना पड़ता है और जब लगभग इन मामलों में ये कोर्ट से ऑर्डर इस मैटर में 90% ले नहीं पाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा 1% भी गाड़ियां आज की तारीख में ऐसी नहीं है जो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जब्त की जाती है। ये चीज ध्यान रखिए।
चाहे आपका होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कार लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, जो भी लोन है, यदि किन्हीं कारण से यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हो तो आपको प्रायर नोटिस देना चाहिए। सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट, आर्बिट्रेशन के जितने भी नोटिस आते हैं उनका जवाब देना चाहिए। यदि आपकी गाड़ी जब्त हो चुकी है उसके बाद भी आपको नोटिस आ रहे हैं तो आपको नोटिसों के जवाब देना जरूरी है। और ध्यान रखिए कि हमारा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसपे 10 करोड़ व्यू है। अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उस वीडियो को उठाया था और उस वीडियो के नीचे सर्वाधिक कमेंट की गई थी वो ये थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे वो लोन डिफॉल्टर ही क्यों ना हो। क्योंकि आप लोन डिफॉल्टर हो, आप अपने आप को गिल्टी मान रहे हो, लेकिन लोन डिफॉल्ट करने का मतलब ये नहीं कि बैंक या एनबीएफसी के रिकवरी गुंडों को भी गुंडागर्दी करने की छूट मिल गई। कानून आपका भी है और आपके भी अधिकार है, यह आपको जानना पड़ेगा। एक बात ये भी ध्यान रखना, इन लोगों के पास मास्टर की भी होती है, सावधानी आपको रखनी है ये चीज। और जब भी आपकी गाड़ी जब्त होती है तुरंत थाने में आपको एफआईआर दर्ज करानी है, तुरंत कंप्लेंट करानी है, ये ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा डर जो होता है इनका, सबसे बड़ा डर वो गाड़ी उठाना होता है। तो इतना सा समझ लीजिएगा कि आपकी गाड़ी को नहीं उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता है जब तक आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हो। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, जब भी आप कोई प्रायर नोटिस दो, जब भी आप कोई सेक्शन 25 का रिप्लाई दो, जब भी आप 138 का रिप्लाई दो, जब भी आप आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दो, हर चीज को रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजो। उसकी कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि यही सबसे बड़े एविडेंस है जो कल आपको जिताएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है 10 लाख की गाड़ी में 20-20 लाख रुपए कंपनसेशन ले लेते हैं, बस लड़ने की हिम्मत और माता चाहिए। यही बात है कि कंज्यूमर लोन के मैटर में भी फ्रिज, एसी, कूलर, घर का फर्नीचर, रिकवरी एजेंट आते और कहते हैं हम ये उठा के ले जा रहे हैं। तुम्हारे भाई जी का राज है क्या? तुमको क्या अधिकार है? जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। कोर्ट के ऑर्डर के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। साथियों, व्हीकल लोन डिफॉल्ट हुआ और आपकी जो गाड़ी है ना, वो अगर ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर को भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि वह कानूनी बात समझ पाए। और जब कभी आपके साथ ऐसी घटना हो तो मैं पहली सलाह ये दूंगा कि अनजान रोड पे, नई जगह पे अपनी गाड़ी से उतरे नहीं, अपनी सीट पर बैठे रहे और अपनी गाड़ी इन लोगों को न सौंपे। बिना कोर्ट ऑर्डर गाड़ी लेने का इनको कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई सेक्शन 17 का ऑर्डर या कोई फाइनल अवार्ड पास भी करा दिया है तो उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा भारत के न्यायालय से। भारत के जो सम्मानित न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, वहां जाकर इनको सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, जहां इनको कोई रिलीफ मिलती नहीं है, क्योंकि एक्स पार्टी अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपने हमारे कई वीडियो में सुना होगा जहां खुद रिकवरी एजेंट, सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर भी ये कहते हुए नजर आते हैं आर्बिट्रेटर तो हमारा है, जबकि कानून क्या कहता है? उन्हीं चीजों की धज्जियां उड़ती है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे हमारी रिकॉर्डिंग देखते हो ना, तो वायरल किया करो। देश का हर व्यक्ति जानना चाहिए अपने अधिकार। लोन डिफॉल्ट किया, कोई क्राइम नहीं किया। कोई रिकवरी एजेंट धमकाता है, उसको कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए आजकल बड़े खतरनाक पोस्टमार्टम हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आ रहे हैं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, एडवोकेट नरेंद्र जोशी इंस्टाग्राम चैनल और एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल के अलावा डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे यूट्यूब का जहां रिकवरी एजेंटों की आतंकवाद को हम खुले तौर पे पब्लिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ऐसे जानकारी वाले वीडियो को आप शेयर करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अच्छे कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।